फिरंग या सिफिलिस एसटीडी रोग है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अप्राकृतिक या यौन संबंध के अंदर ये फैलने वाला रक्त के द्वारा रोग होता है, जिसको एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। आयुर्वेद के अंदर फिरंग रोग से वर्णन है, क्योंकि फिरंग या एक प्रदेश, पर्टिकुलर प्रदेश था, जिसको आज के समय में पुर्तगाल या पोर्चुगल बोलते हैं, उस देश के अंदर ये ज्यादा फैला था, इसलिए इसको फिरंग रोग या गंध रोग भी बोलते हैं। तो आइए क्या लिखा है इसके अंदर, सबसे पहले आयुर्वेद में फिरंग रोग को भाव प्रकाश ने समझाया। 100 स्टार मार्क करिए। भाव प्रकाश आचार्य हुए हैं 16वीं सदी के अंदर, 16वीं सदी। और 16वीं सदी के अंदर इन्होंने अपनी पुस्तक भाव प्रकाश के अंदर, भाव प्रकाश पुस्तक का नाम है, आदमी का नाम नहीं है, भाव प्रकाश पुस्तक लिखी किसने? भाव मिश्र ने। भाव मिश्र ने भाव प्रकाश लिखी है 16वीं सदी में। उसमें फिरंग रोग का डिटेल वर्णन आया है। ये क्वेश्चन आता है, इसको गंध रोग भी बोलते हैं, गंध रोग, हल्का सा चिन्ह मारो। और इसका जो जीवाणु है, आधुनिक शास्त्र बोलता है ट्रिपोनोमा पेलिडम। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बोला हमारी। सिफिलिस किससे फैलता है? ट्रिपोनोमा पेलिडम। अच्छी तरह याद रखना है, ये एक प्रकार का स्पाइरोकीट है, जिसके कारण ये रोग फैलता है, या पॉजिटिव एजेंट मान सकते हैं, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है ये, और ब्लड के द्वारा ये एक रोगी से दूसरे रोगी में चला जाता है, या स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। 3 प्रकार के भेद आयुर्वेद मानता है, गोड़ा मारिए इसको। इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल बोले तो बाह्य आभ्यंतर, और बाह्य आभ्यंतर दोनों जगह फैलने वाला। बाह्य बोले तो बाहर के त्वचा आदि में ही फैलने वाला, आभ्यंतर मतलब अंदर धातुओं के अंदर भी चला जाता है। इसके अंदर अपने हाथ से लिख दो, आभ्यंतर के आगे लिख दो आम बात के लक्षण। आभ्यंतर जो है उसमें आम बात के लक्षण आते हैं। अ से आभ्यंतर, अ से आम बात। क्वेश्चन आएगा, कौन से फिरंग में आम बात के लक्षण आते हैं? अ से आम बात, अ से आभ्यंतर। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा क्वेश्चन ये। चिकित्सा के अंदर ये बहुत सुंदर सुंदर योग हैं, ये योग कई जगह पूछे गए हैं। गोड़ा हमारी रस कर्पूर, हम आगे बात करेंगे जब रस शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें आएगा रस कर्पूर और रस पुष्प, ये आगे बात करेंगे। तो उसमें एक रस कर्पूर कल्पना होती है। मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, HgCl2 उसको बोलते हैं मर्कुरिक क्लोराइड। इसका इस रोग में अच्छा रिजल्ट है, और ये फिरंग की श्रेष्ठ औषधि है। इसको लौंग में लपेट कर खिलाते हैं मरीज को, हल्का सा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सप्त सालीवटी इसी का रोगाधिकार है, सप्त सालीवटी, कई बार क्वेश्चन आया है। और चोप चीनी, स्माइलेक्स चाइना, चोप चीनी, द्रव गुण याद करनी है, बार बार नहीं बोलूंगा। चोप चीनी, स्माइलेक्स चाइना, इसके अंदर पड़ता है, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, याद रखना है। रस कर्पूर, सप्त सालीवटी, चोप चीनी कई एग्जामों में पूछी गई है, फिरंग रोग नाशक होती है। और चोप चीनी का तो नाम ही दे दिया, फिरंग आमय नाशनी, फिरंग आमय को जीतने वाली होती है। फिरंग आमय नाशनी कौन होती है? चोप चीनी होती है, मोटा मोटा याद रखना है। अब आइए नेक्स्ट, उपदंश, ये भी शेंक्रोइड, ये भी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एक तरह की। जैसा सिफिलिस हो रहा था, वैसा शेंक्रोइड भी होता है। इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है? सिफिलिस के अंदर जो घाव होता है उसका बॉर्डर हार्ड होता है, जिसको बोलते हैं हार्ड शेंकर। हार्ड उसका बॉर्डर होता है, उसका जो त्वचा के ऊपर उसकी जो लीजन बनता है वो हार्ड होता है। इसके अंदर जो बनता है वो सॉफ्ट लीजन बनता है, इसलिए इस रोग को बोलते हैं सॉफ्ट शेंकर, CHANCRE, सॉफ्ट शेंकर। इसमें जो लीजन बनता है स्किन का, उसके आसपास जो चमड़ी होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको सॉफ्ट शेंकर भी बोलते हैं। उपदंश ये हीमोफिलस डिक्री के कारण होता है, हीमोफिलस डिक्री, ये याद रखना है। इसका जीवाणु ऊपर वाला था ट्रिम्पेनोमा पैलिडम, ठीक है। ये संचय काल इसका 3 से 5 दिन होता है, इसका संचय काल। और मूत्रेंद्री के अंदर ये सूत उत्पन्न करता है, पेनाइल एरिया के अंदर ये व्रण उत्पन्न करता है, और ये 5 प्रकार का होता है। 100 स्टार मार्क करो सुश्रुत के अनुसार। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। रक्तज याप्य होता है, लिख लो, रक्तज के आगे लिख दो याप्य। रक्तज उपदंश याप्य होता है, याद रखना है इसको। और सन्निपात के ऊपर लिख दो कृमि पड़ते हैं, सन्निपात में कीड़े पड़ते हैं, सन्निपात उपदंश में लिख दो कृमि, इसमें कृमि का प्रादुर्भाव होता है, याद रखना। दो छोटे छोटे बहुत डीप सवाल हैं, लेकिन फिर भी याद रखो। रक्तज उपदंश याप्य होता है, और सन्निपात उपदंश में कृमि पड़ते हैं। और इसमें चिकित्सा क्या करेंगे?
जो मूत्रेंद्री का जो सड़ा हुआ या जो कोथ या गैंग्रीनेमेटस पार्ट है, जो गैंग्रीन होके खराब हो चुका है, उसको काटकर जम्बोष्ट सलाका से काटकर अग्निकर्म कर देंगे। हल्का सा इस सलाका का नाम भी याद रखना है, आगे हम बात करेंगे। जम्बोष्ट जो होती है वो अग्निकर्म के लिए श्रेष्ठ होती है। ये अग्निकर्म कॉटरी, इससे अग्निकर्म करते हैं। तो उस सलाका या उस जो छड़ी का नाम है, उस छड़ का नाम है जम्बोष्ट। बोले तो जामुन के समान लाल कलर की ये छड़ी होती है, इसको तपाकर किसी भी वस्तु के अंदर अग्निकर्म करते हैं। तो जम्बोष्ट से अग्निकर्म का इंडिकेशन दिए गए हैं शिश्न के ऊपर या पेनाइल एरिया के ऊपर, अगर उपदंश का जो घाव है उसको काटने के लिए। नॉर्मल चीज है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है ये ज्वर। ज्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। ज्वर केवल फीवर नहीं है, जैसे कि हमने बात की थी कुष्ठ केवल लेप्रेसी नहीं है, जैसे कि हमने बात की थी ट्यूबरकुलोसिस केवल क्षय या शोष नहीं है, वैसे फीवर केवल ज्वर नहीं है, ज्वर फीवर ही नहीं है। ज्वर के अंदर पूरे बॉडी के मानसिक संताप, पूरा बॉडी का शारीरिक संताप, पूरे इसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पूरे इसके अंदर आपके सोमेटिक फैक्टर्स सब प्ले करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये रोगों का राजा है। रोग राट बोलते हैं इसको, सभी रोगों का राजा है। क्यों? जन्म के समय भी प्रकट होता है, मृत्यु के समय भी प्रकट होता है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर अपने प्राण त्याग रहा हो तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर नोट करके देखना, उसके अंदर फीवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रोग राट है, ये जन्म और मृत्यु के समय दोनों समय में आता है। सभी रोगों या शरीर के रोगों में ज्वर की उत्पत्ति प्रथम होती है। बात हो गई हमारी, जन्म के समय भी आता है, मृत्यु के समय भी आएगा, इसलिए रोगों का राजा है। अधिष्ठान क्या है? मन सहित शरीर, शरीर को नहीं, मानसिक ज्वर भी होता है, जिसको आज तक मेडिकल साइंस प्रूव नहीं कर पाई। हमने पहले ही बोल दिया, साइकोसोमेटिक, मानसिक ज्वर भी होता है। अच्छी तरह समझना है इसको। फीवर आपका टेम्परेचर को थर्मामीटर नाप के आप लगा, तो पता तो लगा लोगे भाई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मानसिक ज्वर को कैसे पता लगाओगे? कौन सा थर्मामीटर बना है जो मानसिक ज्वर को नाप लेता है? लेकिन हमने बताया है, आगे आएगा, वैचित्यम अर्ति ग्लानि मनोसंताप लक्षणा। किसी व्यक्ति के अंदर अगर चिंतन ज्यादा हो रहा है, एक्सिस, अर्ति ज्यादा बेचैनी हो रही है, ग्लानि उसको व्याकुलता हो रही है, ये सब मानसिक फीवर के लक्षण है। लेकिन इसका मॉडर्न साइंस के पास कोई जवाब नहीं। गुणा मारिए, मन सहित पूरे शरीर को जो आक्रांत करता है वो फीवर होता है। इसके पर्याय देख लेते हैं। जवर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक, ऐसे पहले भी हमने, अगर आपको पता हो तो इसके क्या पढ़ रखे हैं पर्याय, किसके? निदान के। सर व्याधि के सर। व्याधि, हाँ व्याधि के भी है, हमने इसके पर्याय पढ़ रखे हैं। व्याधि के मानो चाहे, ज्वर के मानो, और एक और होता है यक्षमा, उसके भी सेम पर्याय होते हैं। व्याधि, जवर और यक्षमा, तीनों के सेम पर्याय होते हैं, केवल सीक्वेंस में अंतर है। जो पर्याय जवर से शुरू हो वो जवर का होता है, जो व्याधि से शुरू हो, बाकी सेम चीज आएगी पीछे जो लिख रही है, व्याधि का होता है। और जो क्रोध से शुरू हो, क्रोध डैश 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 डैश, वो होता है राजक समा का पर्याय। क्रोध से शुरू होगी लाइन, वो होता है राजक समा का पर्याय। पीछे सब ये लिखाएंगे, ज्वर, विकार, रोग, व्याधि। स्टार्टिंग याद रखनी है, ज्वर, ज्वर, व्याधि, व्याधि, क्रोध, राजक क्षमा। नेक्स्ट ये बात करते हैं इसका विशिष्ट पूर्व रूप। हमारी बात हो चुकी है निदान पंचक में, फिर वापिस बात करते हैं। सामान्य तो विशेषस्तु जृम्णाम अत्यर्थम समीरणाम। अगर किसी भी फीवर के पूर्व रूप के अंदर व्यक्ति को बार बार उबासी या जृंबा आ रही है, मतलब वातज ज्वर होने वाला है, ये इसका विशिष्ट पूर्व रूप है। हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे निदान पंचक। पित्त सर एक ज्वर, बार ये बता दीजिए, व्याधि से शुरू हो तो सर। व्याधि से शुरू हो तो व्याधि का पर्याय, ज्वर से देखो ये लाइन शुरू हो रही है तो ज्वर का पर्याय, अगर इस लाइन की शुरुआत क्रोध से हो तो यह राजक्षमा का पर्याय होता है। पित्त में नयन दाह, और पित्तज ज्वर के अंदर आंखों में जलन होगी, नयन में दाह होगी, नॉर्मल चीज है। और कफत ज्वर के अंदर हमने बात की थी अन्न अभिलाषा या भोजन करने की इच्छा या अरुचि डेवलप हो जाएगी, हमने बात कर ली थी। ये तीनों विशिष्ट पूर्व रूप है ज्वर की। ये रिपीट हो रहा है, आगे बात करते हैं लक्षण। अब आइए, हर फीवर के अंदर चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? कंबाइंड लक्षण बोले इसके अंदर। स्वेदो अवरोध, बड़ा मारी,
किसी भी फीवर में पसीना नहीं आएगा। पसीना आने का मतलब फीवर भाग गया। तो गोला मारी स्वेद अवरोध, सबसे पहले फीवर होते ही स्वेद रुक जाएगा, संताप, बॉडी में व्याकुलता हो जाएगी, सर्वांग ग्रहणम, तथा पूरे शरीर जकड़ी हुई टूटी टूटी लगेगी, विकाराणाम युगपत अस्मिनम च ज्वरस्य परिकीर्तित, और ये युगपत एक साथ डेवलप हो सकते हैं। तो इसको गोला मारो, स्वेद अवरोध, संतापे, सर्वांग ग्रहणम, किसका लक्षण है, क्वेश्चन आता है। तो भैया लाइन को देखते ही लग रहा है तप रहा है बॉडी, फीवर बोले तो, और दूसरी चीज है स्वेद रुक गया, तो इसको देखते ही लग रहा है कि भैया ये तो फीवर है, तो ज्वर का लक्षण है, याद रखना। चरक ने बोला संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमण, हृदय व्यथा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रत्यात्म लक्षण पर आइए। प्रत्यात्म लक्षण इंपॉर्टेंट है। प्रत्यात्म लक्षण मतलब होता है पिक्यूलियर फीचर, मिलेगा ही मिलेगा, बोले तो अवश्य मिलेगा। क्या लिखा है, ज्वर प्रत्यात्म लक्षणों या लिंगो संताप देह मनस, गोड़ा मारी 100 स्टार। ऐसा कोई फीवर नहीं है दुनिया में, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल, जिसमें संताप नहीं हो। एक्सटर्नल जिसमें बॉडी में टेम्परेचर थर्मामीटर बता देगा, इंटरनल जिसमें अर्थी, बेचैनी, ग्लानी और व्याकुलता हो रही है, ये भी इंटरनल थर्मामीटर है। तो दो प्रकार के इसके अंदर जो है वो प्रत्यात्म लक्षण मिलते हैं, संताप देह और मनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है घोड़ा, ये है इसका प्रत्यात्म लक्षण, पिक्यूलियर फीचर, पक्का मिलेगा। भेद पर आइए बात करते हैं। सुश्रुत और वाग्वट ने 8 भेद, धातुओं के अनुसार 7 धातु होती है तो 7 भेद होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर चरक का पूछे तो लिख दो साइड में, चरक बराबर 2, चरक के 2 ज्वर होते हैं, चरक के 2 ज्वर होते हैं, और ये 2 ही उत्तर करना है जब तक कोई आचार्य नहीं पूछे। कौन से, शीत समुत्थान, उष्ण समुत्थान, कोल्ड फीवर, हॉट फीवर, 2 प्रकार के फीवर बताए चरक ने, उष्ण समुत्थान, शीत समुत्थान, उष्णता से शीतता से, शीतता से भी फीवर होता है, तो शीत समुत्थान, उष्ण समुत्थान, 2 प्रकार के फीवर, याद रखना है, 2 ही उत्तर करना है। सुश्रुत और वाग्वट का पूछे तो 8-8 करके आ सकते हैं। धातु आपको पता ही है 7 होते हैं, तो 7 धातु भेद से जो रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए एक एक प्रकार के थोड़े से और डिटेल में बात करते हैं कि कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स ज्वर के कौन कौन से होते हैं। विषम ज्वर पर आइए, नाम से पता चल रहा है विषम, ना कोई समय फिक्स, ना कोई काल फिक्स, ना कोई ड्यूरेशन फिक्स, ना कोई दिन फिक्स, ना कोई दोष फिक्स, ना कोई समय फिक्स, कभी भी प्रकट हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। नाम ही है अनइवन फीवर, विषम मतलब अनइवन। क्या लिखा है, विषमो विषमारंभ है, विषमता से, विषमता से आरंभ होता है, गोला मारो, खुद तो विषम होता ही होता है, इसका आरंभ भी विषम है, कभी भी हो सकता है, कोई काल नहीं। क्रिया कालो अनुषंगिवान, और ये विषमता से उत्पन्न होता है, और इसका क्रिया काल भी विषम होता है। कब शरीर तप गया, कब ठंडा हो गया, कब शरीर ज्यादा तप गया, कब तपा ही रह गया, बोले तो 3-3 दिन कुछ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं, बोले तो ये लाइन कई बार आई, घोड़ा मारो भागवत की लाइन है बड़ी सुंदर, विषमो विषम 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 ही जिसमें लिखा है, तो भैया आपको पता वो विषम ज्वर की लाइन होगी। विषमो विषमारंभे क्रिया कालो अनुषंगिवान, याद रखना इसको। सुश्रुत ने विषम ज्वर के 6 काल माने हैं। अब इस 6 काल में कब आता है कुछ पता नहीं है, पूर्वान्न, मध्यान्ह, अपराह्न, प्रदोष, अर्धरात्रि, प्रत्युष, इन इन काल में ये रोग या ज्वर हो सकता है। पूर्वान्न मतलब, मध्यान्ह मतलब, अपराह्न मतलब आपको समझा देता, वापस समझा देता हूं। पूर्वान्न मतलब दिन के समय, पूर्व समय, मध्यान्ह मतलब बीच समय के अंदर, बीच दिन के अंदर, अपराह्न का मतलब है संध्या काल के अंदर, प्रदोष का मतलब है रात्रि के प्रथम प्रहर, प्रत्युष का मतलब है रात्रि का अंतिम प्रहर, अर्धरात्रि का मतलब है मिडनाइट। इन इन काल में, अब यही होती है 6 काल, तो इन इन काल के अंदर फीवर कभी भी किसी भी समय आ सकता है, नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। टेबल इंपॉर्टेंट आइए, टेबल के अंदर हम बात करेंगे विषम ज्वर कितने होते हैं, विषम ज्वर 5 होते हैं, याद रखिएगा। संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक, ये याद रखना है, साइड में लिख लो, 5 इंपॉर्टेंट है। 5 प्रकार के विषम ज्वर होते हैं। संतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फीवर, कॉन्टिन्यूअस फीवर। सतत का मतलब होता है दिन में 2 बार आएगा ये। अन्य दूषक का मतलब होता है
दिन में एक बार आएगा। तृतीय का मतलब है तीसरे दिन, चतुर्थ का मतलब है चौथे दिन आएगा। आगे बस समझ में। जो अन्य दूषक लिखा है उसको लिख दो दिन में एक बार, वंस इन 24 आवर्स, दिन में एक बार। तो ये होता है विषम ज्वर। दूसरी चीज इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस धातु के अंदर आश्रित होते हैं, तो ढंग से एक बार इसको समझो। देखो पहले तो इसके अधिष्ठान पर आ जाइए। देखो संतत ज्वर जब पूरा कंटिन्यूस फीवर है तो पूरे बॉडी में होगा, कोई बड़ी बात नहीं, सर्व शरीर। अब देखो आमाशय से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम, जैसे जैसे फीवर में नीचे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑर्गन में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। देखो सतत के ऊपर लिखा है आमाशय, फिर नीचे चल रहे हैं तो गाड़ी ऊपर जा रही है उर मतलब छाती, फिर नीचे जा रहे हैं तो गाड़ी ऊपर जा रही है कंठ, फिर नीचे जा रही है गाड़ी ऊपर जा रही है सिर। बात आगे समझ में। क्रम याद रखना है, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक। हो गया याद। संतत कंटिन्यूस सर्व शरीर, सतत आमाशय पकड़ लो, एक एक ऊपर चलते चलो, आमाशय फिर ऊपर आ जाएगा छाती, फिर ऊपर आ जाएगा कंठ, फिर ऊपर आ जाएगा सिर। ये हो जाएंगे इसके साइट्स या अधिष्ठान, नॉर्मल चीज है। अब आओ इसके धातु को प्रभावित करने वाला ये क्वेश्चन कई जगह है, इस टेबल पे डबल स्टार मार्क कर दो। चरक सुश्रुत दोनों इंपॉर्टेंट है। संतत ज्वर, देखो दोनों आचार्य सेम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रस रस, कोई इसके अंदर हमें दिक्कत नहीं है। सतत ज्वर के अंदर दोनों रक्त रक्त, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अन्य दूषक के अंदर देखो एक स्टेप आगे ले लेता है, चरक ने मांस नहीं माना है, मेद माना है, लेकिन सुश्रुत मांस मानता है, गोड़ा मारो। याद रखना है इसको ऐसी तरह से। तृतीय के अंदर अस्थि और ये मेद, और चतुर्थ के अंदर ये मज्जा और वो अस्थि मज्जा मानता है। क्वेश्चन आएगा, ढंग से सुनना। अन्य दूषक ज्वर में कौन सा धातु होता है चरक का? मेद। मेद। रस, रक्त, मेद, अस्थि मज्जा। सुश्रुत का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा। सुश्रुत ने पूरे के पूरे धातुओं का क्रम बोल दिया है, कोई धातु छोड़ा नहीं है। चरक ने मांस को उड़ा दिया है। यही क्वेश्चन आता है, अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। अन्य दूषक के अंदर मांस को उड़ाओगे, अगला धातु आ जाएगा। इस प्रकार से ये धातु सामने मैंने बता दिया कितने दिन पे आता है, याद रखना है, कंटिन्यूस फीवर। लेकिन इसके अंदर 3 दिन लिख रखे हैं। देखो संतत के अंदर आओ, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन। 7 दिन के ऊपर लिखो वात, 10 दिन के ऊपर लिखो पित्त, 12 दिन पर लिखो कफ। क्वेश्चन आता है संतत ज्वर में वातज कितने दिन पे आता है? 7-7 दिन पे आएगा। संतत ज्वर में पित्तज 10-10 दिन पे आ सकता है, और संतत ज्वर में कफ 12-12 दिन पे आ सकता है, या ये लगातार भी हो सकता है, क्योंकि भैया विषम है, कुछ नहीं कह सकते। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, कौन से ज्वर में 7, 10 और 12 दिन का ज्वर काल होता है? क्या उत्तर करोगे? संतत। ठीक है, तो संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक। कंटिन्यूस फीवर संतत, दिन में 2 बार सतत, दिन में 1 बार अन्य दूषक, तीसरे दिन तृतीयक, चौथे दिन चतुर्थक। 1 तारीख को अगर आया तो सीधा फिर 5 तारीख को आएगा चतुर्थक। ठीक है, 1 तारीख को आया फिर सीधा 3 तारीख को आएगा तृतीयक, तो बोले तो तीसरे दिन पे आता है। तो कुल मिला के ये हो गया हमारा बात, और धातुओं का क्रम याद रखना है, क्वेश्चन 100 स्टार आएगा। नेक्स्ट आइए चिकित्सा पे थोड़ा सा जोर डालते हैं। तो सर इसमें ये डेंगू मलेरिया टाइफाइड वाला तो फीवर है नहीं? ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं, जितने भी प्रोटोजोन्स, पैरासाइट्स, जितने भी एनाफिलीज, या जितने भी वेक्टर बॉर्न, जितने भी इन्फेक्शियस, जितने भी फीवर हैं, सब आयुर्वेद में विषम ज्वर में आते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो है वो दोषिक ज्वर में भी आते हैं। जैसे अपने अभी जो आया था कोविड इन्फेक्शन, तो इसके अंदर जितने भी लक्षण थे वो वात श्लेष्मिक ज्वर के लक्षण थे, तो वो वात श्लेष्मिक ज्वर के अंदर भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। पिन पॉइंट कुछ नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र अलग है, हमारा शास्त्र अलग है। हम ये कह ही नहीं सकते कि डेंगू पित्त ज्वर है, लेकिन लक्षण मिलते हैं तो हम इसको कहीं ना कहीं मान सकते हैं। बाकी गणित एंटायरली डिफरेंट है। अब देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ क्यों डिफरेंट है, हमारा फीवर और उनके फीवर में क्या डिफरेंस है। आइए बात करते हैं चिकित्सा पर। सिद्धांत ही जो है मॉडर्न मेडिसिन का उल्टा है। वो विश्वास करते हैं पैरासीटामोल पे। बोले तो जाओ पैरासीटामोल पेट में है, काम का करेगी वो पेट के अंदर पैरासीटामोल, वो पेट पे काम करेगी आम के ऊपर।
सॉरी, हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस के अंदर जाकर वो आपके जो ज्वर का सेट पॉइंट है उसको चेंज कर देता है। बोले तो बताता हूं अभी क्या काम, क्या इसका देखो। हाइपोथैलेमस आपका क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन मानती है कि भैया जो आपका फीवर है वो हाइपोथैलेमस के कारण ही हो रहा है, आपके हाइपोथैलेमस के अंदर सेट पॉइंट बिगड़ गया है। तो वो क्या करता है, पैरासीटामोल जाकर हाइपोथैलेमस का जो ट्रिगर पॉइंट है उसको जो है वो कम कर देगा। उसके कारण बॉडी में फीवर जो चला जाता है, लेकिन इन्फेक्शन बना रहता है। हमको फीवर को कम नहीं करना है, हमको इन्फेक्शन को या जो मेन कारण है उसको भगाना है। तो वो क्या करेगा, सेट पॉइंट को जो है वो बढ़ा देगा, जिसके कारण फीवर जो आ रहा है वो उस सेट पॉइंट तक जाएगा नहीं, तो वो फीवर अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ये चिकित्सा नहीं है, इससे शरीर में इन्फेक्शन और फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो माइक्रोब्स बैठे हैं, ऐसे कैसे, अंदर तो पॉजिटिव बैक्टीरिया बैठे हैं, आपने क्या किया, सेट पॉइंट को तो ऊपर नीचे किया है, और बैक्टीरिया और पनपेगा अंदर। तो ये मॉडर्न मेडिसिन करता है, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है फीवर को कम करने का। आयुर्वेद मूल पर जाता है। हर फीवर जो है उसका मूल आमा से है। आम के अलावा फीवर हो ही नहीं सकता जब तक वो इंटरनल फीवर है, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात अलग है, उसकी फिर पैथोलॉजी अलग है। आम से उत्पन्न हर फीवर होता है, इसलिए आयुर्वेद आम की चिकित्सा करता है, आमाशय की चिकित्सा करता है फीवर के अंदर। तो देखो उसमें क्या लिखा है, ज्वर के पूर्व रूप में लघु अपतर्पण में उपचार, बड़ा मानिए। ये अपतर्पण का मतलब होता है ऐसा भोजन जो बॉडी के अंदर दोषों को कम करे, बढ़ाए नहीं। फास्टिंग डाइट और लघु भोजन देना है, और ऐसा कोई सिद्धांत मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। कुछ भी खाओ, पैरासीटामोल ले लो, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, दही खाओ खाओ, ये खाओ खाओ, ये खाना है ये भी खा सकते हो, लेकिन बस पैरासीटामोल ले लो, फीवर तो कम हो जाएगा, लेकिन वो आम ही आम अंदर बन जाएगा। इसलिए जितने भी आपने देखा होगा मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, जो एक बार टाइफाइड का ट्रीटमेंट ले लेता है, वो हमेशा 90% मरीज बोलता है सर हमें हर 6 महीने में टाइफाइड होता है। आपने सुना होगा ये, सर हमें तो हर 6 महीने में टाइफाइड निकल जाता है, हर सर मेरे को 12 महीने में 8 महीने में टाइफाइड निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपने फीवर को सेट पॉइंट हाइपोथैलेमस पे काम करके जो उल्टी जगह थी वहां पर आपने उस रोग को बढ़ा दिया, और वो धातुओं के अंदर चला गया। अब वो धातु के अंदर चला गया, अब जब जब उसको प्रबलता मिलेगी तब तब वो वापस बाहर निकल के आ जाएगा। इसलिए वो हर महीने 2 महीने 6 महीने से वो टाइफाइड निकलता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको दबा दिया। तो इसलिए आयुर्वेद की सिद्धांत क्या है, लघु भोजन अपतर्पण भोजन करा रहा है ताकि आम पचे पेट का, और वो कारण होता है आपके ज्वर के आने का। जो आम होगा वो पचेगा नहीं, उसके कारण अग्नि जो है वो कोष्ठ से बाहर चली जाएगी, और कोष्ठ से बाहर अग्नि जब चली जाएगी तो आपको फीवर आता है। तो गोला मारिए, ये याद रखना है, लघु भोजन और अपतर्पण कराना है। और 9 चीज इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, 9 चीज का सेवन नहीं करना है, ये अपथ्य 9 चीजें हैं। ज्वरे दीवा स्वपन, दिन में नहीं सोना है, कफ बढ़ेगा। स्नान नहीं करना है, अभ्यंग नहीं करना है, मैथुनादि कर्म नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, डायरेक्ट हवा प्रवात का सेवन नहीं करना है, व्यायाम का सेवन नहीं करना है, और कषाय बोले तो कसैले रसों का सेवन नहीं करना है। यहाँ पर कसाय काढ़ा नहीं है, कसाय जो है वो कसैले वस्तु है, बोले तो जो कसैले रस होते हैं वो कफ को जो है वो कम तो करते हैं नो डाउट, लेकिन स्तंभीभूत कर देंगे, जड़ता कर देंगे दोषों में, इसलिए वो पेट में आम को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये 9 वस्तुएं जो कि फीवर में काम नहीं आती है, ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। चरक ने सबसे पहले क्या उपदेश दिया, गोला मारो, लंघन में आदिप उद्दिष्टते, सबसे पहले आपको लंघन कराना है। लंघन मतलब बिल्कुल लाइट डाइट या बिल्कुल हल्की डाइट पे पेशेंट को रखना है ताकि उसका आम पचे, याद रखना इसको, ठीक है। अब इसके अंदर एक योग आया है सड़ंग पानी, इसको गोला मारिए, सड़ंग पानी। मुस्त परपटक ओशीर चंदन उदिच्च नागरे, ये 6 वस्तुएं पड़ती है, सड़ंग 6, पानी मतलब पानी कल्पना, मुस्ता, परपटक, ओशीर, चंदन, उदिच और नागर, ये 6 वस्तुएं इसके अंदर है, जो कि ज्वर के अंदर पिपासा को शांत करता है। गोला मारो, पिपासा ज्वर शांते, बोले तो जिसमें पिपासा होती है और ज्वर दोनों है, उसको ये सड़ंग पानी कल्पना पिलानी चाहिए। याद रखना, थोड़ा सा घटक भी याद रखने, इसके 6 घटक याद, इसको श्लोक के अनुसार रखना। मुस्त परपटकोशीर चंदन उदित नागरे, 15-20 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ये इसके घटक है, और ये ज्वर पिपासा के साथ में उत्पन्न होने को
शांत करता है। ये तो हो गई हमारी गणित। बोले तो नया ज्वर जो हुआ उसके अंदर क्या नहीं खाना पीना है और ज्वर के अंदर हमें क्या शुरू में देना है, हो गया मामला। अब ज्वर जो है वो 21 दिन के बाहर चला जाता है, जिसको बोलते हैं जीर्ण ज्वर। साइड में लिख लो 21 दिन के ज्यादा। 21 दिन से ज्यादा ज्वर को जीर्ण ज्वर बोलते हैं, क्रॉनिक फीवर बोलते हैं। अब तुम मुझे बताओगे अगर कोई भी चीज क्रॉनिक हो जाती है या जीर्ण हो जाती है या लंबी चल जाती है, उसमें धातु सूखते हैं या धातु चिकने बने रहते हैं, क्या मानते हो आप? सूखते हैं। सूखते हैं। बोले तो धातुओं के अंदर खरता आ जाएगी, रुचता आ जाएगी और वात बढ़ जाएगी 21-25 दिन के अंदर, क्योंकि क्रॉनिसिटी के अंदर वात बढ़ती है। तो तुम मुझे बताओगे क्या इसके अंदर मैं घी और दूध का सेवन मरीज को करा सकता हूं? जी। बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से शरीर सूख गया है, रुचता आ गई है, बॉडी का बल कम हो गया है। और फीवर चाहे थोड़ा बहुत हो चाहे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार फीवर कम भी हो जाता है, लेकिन बॉडी पूरी सूख गई है। तो देखो इसमें चिकने ही चिकने पदार्थ लिखे हैं। जीर्ण ज्वर के अंदर दूध को श्रेष्ठ बताया है और घी को भी श्रेष्ठ बताया है। क्या लिखा है? जीर्ण ज्वरेषु तो सर्वेशाम सर्पी पानम प्रशस्यते। 100 स्टार मार्क करिए। सर्पी मतलब घी। जीर्ण ज्वर के अंदर सर्पी पान प्रशस्यते मतलब दी बेस्ट, गोड़ा मारी। इसलिए जब आप जीर्ण ज्वर पढ़ोगे चरक के अंदर, उसमें घी ही घी लिखे हैं। वासादिघृत, पिप्पलियादिघृत, कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, ये घी ही घी आए हैं। कब? लास्ट ज्वर के अंदर। क्यों? क्योंकि रुचता बढ़ गई है। तो गोड़ा मारिए, क्वेश्चन आएगा घी। बोले तो जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ क्या है? घी श्रेष्ठ होता है। फिर नीचे लिखा है दूध भी श्रेष्ठ होता है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या लिखा है? वात पित्तोत्रेषु ज्वरेषु, वात पित्तज ज्वर के अंदर धारो उष्ण दूध को पिलाना चाहिए। धार उष्ण मतलब जो जस्ट निकला ही है दूध, तो धारा से जो निकला है दूध उसका सेवन कराना चाहिए। किसमें? वात पित्तज ज्वर में। देख लो इसके अंदर कफ नहीं लिखा है, क्योंकि वात पित्त को दूध शांत कर देता है और जीर्ण ज्वर के अंदर ही पिलाना है। वाग्भट के अंदर एक लाइन आई है, अगर शुरुआती ज्वर के अंदर किसी व्यक्ति को अगर आप क्षीर या दूध का सेवन करा देते हो, तो आप उस सांप को दूध पिला रहे हो कल्पना करके कि आपका मित्र बन जाएगा, उसका जहर ही बढ़ेगा। इसलिए शुरुआती ज्वर में, बुखार में कभी दूध नहीं पिलाना, याद रखना। जब फीवर 25-21 दिन लेट हो जाए तब आप कंडीशन, तब भी कंडीशन देख के आपको क्षीरपान कराना। तो गोड़ा मारो, वात पित्तज ज्वर के अंदर क्षीरपान का आदेश दिया है और जीर्ण ज्वर के अंदर दूध पथ्य है। पथ्य बोले तो अच्छा है, लेकिन दी बेस्ट कौन है? ऊपर लिखा है प्रशस्यते, वो कौन है? घी। घी और दूध में एक उत्तर करना है तो बेस्ट कौन करोगे? घी। घी। घी श्रेष्ठतम है। दूध अच्छा है लेकिन घी के बराबर नहीं। क्यों? इसके मैं आपको रीजन बता देता हूं। कोई बता पाएगा? जब जीर्ण ज्वर में आपने घी और दूध दोनों दिया है तो घी को बेस्ट क्यों बोला है? ये ऐसा क्या कर रहा है? दूध में क्या गड़बड़ी है? स्निग्धता ज्यादा लाता है सर। दूध भी शीतल चिकना। होता है, दूध कौन सा गर्म होता है? दूध भी ठंडा है। और बोलो। घी सर पित्त शामक है। दूध भी पित्त शामक है, लिखा है ना, वात पित्त। दूध भी पित्त शामक है। और बोलो। क्यों घी श्रेष्ठ है दूध से? दूध भी मधुर, घी भी मधुर। दूध भी पित्त शामक, घी भी पित्त शामक। सर मस्तिष्क में केवल घी जा सकता है इसलिए। क्यों? दूध भी जा सकता है, दूध कपवर्धक है ना लिपिड है। सर? दूध भी लिपिड है, दूध क्यों नहीं जा सकता? दूध कपवर्धक होगा सर क्योंकि घी में ना सभी सोचिए। सर घी सूक्ष्म है इस वजह से। सूक्ष्म फिर क्या करेगा? ठीक है, सूक्ष्म फिर आगे। तो सर सभी अंगों में पहुंच जाएगा सर। और सोचो। घी और दूध में अग्नि दीपक कौन है? घी। घी यज्ञ सर। के अंदर दूध डालते हो, घी डालते हो? घी डाल अगर घी कोई सर। यज्ञ करते हो, अग्नि का कोई कुंडी में यज्ञ करते हो, तो उसमें घी की वो डालते हो या दूध डालते हो? घी सर। घी क्यों? डालते हैं सर। अग्नि दीपक है। दीपक। दूध अग्नि को मारता है,
है चिकना दोनों, लेकिन दोनों में एक खतरनाक डिफरेंस है। अग्निवर्धक है घी और चिकनाई के चिकनाई दे रहा है, प्लस अग्नि भी बढ़ा रहा है, और हमें क्या चाहिए? इसलिए घी को एक कदम ऊपर रखा है। बाकी सब प्रॉपर्टी दूध में है, अग्नि को दीपन नहीं कर सकता, इसलिए इसको एक कदम नीचे रखा है। डबल स्टार मार्क करिए। फिर आया नव ज्वर के अंदर। नव ज्वर में पथ्य, जो शुरुआती ज्वर है उसके अंदर तो भैया ना दूध है ना घी है, उसमें तो भैया दूध दे दिया तो सांप को दूध पिलाने जैसा मामला है, इसलिए नव ज्वर में फास्टिंग, बड़ा मारो लंघन, नॉर्मल चीज। अब आइए नीचे, एक बड़ा सुंदर एक कोड के साथ हम याद करेंगे। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कौन से ज्वर में कौन सा काढ़ा पिलाओगे? सुंदर सवाल है। संतत, ये इसका क्रम तो आपको याद होना चाहिए, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक। ये याद नहीं हुआ तो मामला खराब है, ये तो क्रम होना चाहिए। अब आओ इसका अपन याद करते हैं इसको कोड के साथ में, कौन से ज्वर में कौन सा काढ़ा। एक कोड लिखो नीचे, सीधा सीधा लिखना, लिखो कंपनी की गुड़ूची। कंपनी, क आधा म प नी, कंपनी की गुड़ूची, कंपनी की गुड़ूची। कंपनी के क के नीचे लिखो कलिंगादी, कंप के नीचे लिखो पटोलादी, नी के न के नीचे लिखो निम्बादी, की के नीचे लिखो किरातिकतादी, और गुड़ूची बोले तो गुड़ूची आदि। हो गया मामला याद। कंपनी की गुड़ूची, क से कलिंगादी, प से पटोल, न से निम्बादी, की से किरातिकतादी, और गुड़ुच्यादि से गुड़ुच्यादि। ये गणित याद हो गई, कहानी खत्म। अब अगर मैं पूछूं आपको चातुर्थक ज्वर में कौन सा काढ़ा, क्या उत्तर करोगे? गुड़ इत्यादि। गुड़ूची से। गुड़ुच्यादि। अब मैं पूछूंगा तुम्हें संतत ज्वर में कौन सा काढ़ा? कलिंगादि। ठीक है, इस कलिंगादि में और किरातिकतादि में कंफ्यूज मत होना, क है तो की जहां पर है वो किरातिक है, और क जो है वो कलिंग है। माइक माइक ऑफ करिए। हो गया याद कंपनी की गुड़ूची? यही क्वेश्चन आएगा, 100 स्टार मार्क कर लीजिए।